हेलो, वेलकम यू ऑल भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर एन के भार्गव। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग जो है बैक्टीरियल डिजीज को कंप्लीट कर चुके थे। इसमें हम लोग दो तरह के बैक्टीरियल डिजीज की चर्चा कर चुके हैं और आपके एनसीईआरटी में भी इसके बारे में चर्चा की गई। एक पहला टाइफाइड। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। अब बात यह है कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी में एंटर कैसे करता है। तो मैं बता दूं कि जो भी इन्फेक्टेड फूड होते हैं, वाटर होता है, कंटामिनेटेड फूड की वजह से ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर करता है और आपके सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसके वजह से इसमें हाई फीवर, आपको इंडाइजेशन की समस्या देखने को मिलती है, पेट में दर्द होता है, हेडेक रहता है और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये आपका जो है इसे बोलते हैं हम लोग टाइफाइड, और इसके लिए हम एक लेबोरेटरी में डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि पर्सन को टाइफाइड है या नहीं। इसमें लॉन्ग टर्म तक फीवर चलते हैं, ये इसके सिम्टम्स है। दूसरा एक चर्चा किए थे जिसे बोलते हैं हम लोग निमोनिया। निमोनिया यह जो है एक्चुअली में ये आपके लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होते हैं, उस एल्वोलाई के अंदर जो है म्यूकस का फॉर्मेशन लगता है, जिसके वजह से गैसेस का एक्सचेंज सही से नहीं होता। रेस्पिरेटरी जो पैसेज हैं, रेस्पिरेटरी जो सरफेस होता है जैसे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, वो एक्चुअली वो डिक्रीज करे, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में समस्या होती है। तो ये भी एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मेरे पूरे सीक्वेंस में आपको वीडियो मिल जाएंगे। पहले मैंने रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स कंप्लीट किए, उसके बाद मैंने हेल्थ एंड डिजीज शुरू किए क्लास 12 की। ठीक है, तो खैर आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है वायरल डिजीज। चलिए तो शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड, जो कि एक जनरल डिजीज है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन कोल्ड होता है एक्चुअली में ये जो है आपकी रेस्पिरेटरी पैसेज का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सरफेस का नहीं है, रेस्पिरेटरी पैसेज का है। पहले बता चुका हूं कि आपके जो पहले पढ़े जो लोग निमोनिया में जो होता है एक्चुअली में जो आपके रेस्पिरेटरी सरफेस होता है उसकी वो डिक्रीज कर जाता है। लेकिन जो आपके ये कॉमन कोल्ड होते हैं, ये आपके रेस्पिरेटरी पैसेज जो होते हैं, आपके जो नोज होते हैं, वो एक्चुअली इन्फेक्ट होते हैं और ये जो है एक वायरस की वजह से होता है जिसे बोलते हैं हम लोग राइनो वायरस। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायरल डिजीज। तो मैं इसे मिटाता हूं। पिछले क्लास में हम लोग बैक्टीरियल डिजीज में और भी सारे डिजीज के बारे में चर्चा किए थे, जैसे कि डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, इटीसी। ये सारे बैक्टीरियल डिजीज में आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में अपने को सब नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ टॉपिक को पढ़ाई करना है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जितना जरूरी था मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब आपका ये फर्ज बनता है कि आप जाके अच्छे से इसको क्वेश्चन बैंक लगाएं, इसको रिवाइज करें। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को क्या ध्यान रखना है कि कौन सा डिजीज किसके वजह से हो रहा है, इसमें हम लोग क्या क्या टेस्ट करा रहे हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं। ये चीजों को ध्यान रखना जरूरी है और क्वेश्चंस भी यहीं से राइज होते हैं। चलिए तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है वो शुरू करते हैं। और नया टॉपिक है आज का हमारा वायरल डिजीज। वैसे डिजीज जो वायरस की वजह से होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं वायरल डिजीज। तो आज जो हमारा हेडिंग रहेगा वो है वायरल डिजीज। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में रिवीजन करने में आपकी मदद हो जाएगी। तो वायरल डिजीज में सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज का जो टॉपिक है और आपके एनसीईआरटी के हिसाब से भी चर्चा करने वाले, तो ये है कॉमन कोल्ड। तो इसमें सबसे पहला डिजीज है, इसे बोलते हैं हम लोग कॉमन कोल्ड। अब कॉमन कोल्ड जिसे हम लोग आम भाषा में खांसी सर्दी जुकाम बोलते हैं, ये खांसी सर्दी जुकाम एक्चुअली होता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कॉमन कोल्ड जो है एक वायरस की वजह से होता है जिसे हम लोग बोलते हैं राइनो वायरस। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन, अगर मान लीजिए कोई पर्सन को पहले से ही कॉमन कोल्ड हो रखा है, तो अगर उसके कांटेक्ट में रहते हैं या उसके द्वारा कोई भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाए, अगर उसको हम दोबारा यूज करते हैं, उसके द्वारा टच किए हुए ऑब्जेक्ट्स को या उसके जो भी सामान वगैरह अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे बॉडी में भी ट्रांसफर हो सकता है, जिसके वजह से आपको हॉर्सनेस साउंड हो जाती है, आपके गले में खराश हो जाता है, इसमें फीवर भी हो सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई हो सकता है, नाक आपके लाल हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉमन कोल्ड एक्चुअली होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉमन कोल्ड होता है ये किसके द्वारा कॉज होता है, तो राइनो वायरस के द्वारा।
कॉज्ड बाय राइनो वायरस। इस वायरस का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि कॉमन कोल्ड जो होता है ये राइनो वायरस के द्वारा होता है, और ये वायरस जो होता है अफेक्ट करता है किसको, आपके रेस्पिरेटरी पैसेज को। तो यहां पर लिख सकते हैं कि these viruses infect the nose and respiratory passes। कंफ्यूज मत हो गइएगा। देखिए पहली चीज बता चुके, निमोनिया और आपके कॉमन कोल्ड दोनों डिफरेंट है। पहली चीज निमोनिया जो होती है ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जबकि ये जो आपके कॉमन कोल्ड हैं ये वायरस के द्वारा होते हैं। निमोनिया में मैं आपको बता दूं कि जो लंग्स के अंदर एल्वोलाई होता है जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेट गैसेस के जो एक्सचेंज होता है उसको इफेक्ट करते हैं, उसके अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से जो उसका सरफेस है वो सरफेस डिक्रीज कर देता है और पेशेंट को जो है सांस लेने में समस्या होती है, गैसेस एक्सचेंज सही से नहीं पाता है। जबकि आपको कॉमन कोल्ड जो होता है यह पे स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि ये किसको इफेक्ट करता है, आपके नोज को इफेक्ट करता है और रेस्पिरेटरी पैसेज को, जैसे लैरिंग्स हो गया, वॉइस क्या बोलते हैं, ट्रैकिया हो गया, ये सबको इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये था आपका कॉमन कोल्ड। अब बात ये है, यहां पे लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इट नॉट अफेक्ट्स द लंग, इट नॉट अफेक्ट्स द लंग्स, ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ रेस्पिरेटरी पैसेज को ही अफेक्ट करता है। अब कॉमन कोल्ड को हम लोग पहचानते क्या है, कहने का मतलब क्या हुआ है कि कॉमन कोल्ड का सिम्टम्स क्या होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट डाउन कर लेंगे, मैं इसे मिटाऊंगा। चलिए, तो कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं, यानी कैसे पहचानेंगे कि ये पर्सन को कॉमन कोल्ड ही हुआ है। इसके लिए सिम्टम्स को याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो है इसका सिम्टम्स क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है। तो सिम्टम्स में मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिलता है वो होता है नाक, इसमें बहुत ज्यादा लाल होता है जिसे बोलते हैं नजल कॉन्जेशन। यहां पे लिख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके सिम्टम्स है वो है नजल कॉन्जेशन। देखते भी होंगे जिसको खांसी सर्दी जुकाम हो जाती है, एकदम से नाक उसको लाल हो जाता है, वो उस एरिया एक्चुअली में थोड़ा सा हीट हो जाता है, थोड़ा गर्म हो जाता है, टच करने पे महसूस होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है इसका कि डिस्चार्ज होता है, नाक से बहुत ज्यादा जो है वो डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो उसका गला होता है वो खसखस करने लगता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सोर थ्रोट, आम भाषा में इसे वो खसखसाना बोलते हैं। वैसे इसका गला जो होता है वो सोरनेस हो जाती है उसमें, और उसका वॉइस जो होता है एक्चुअली में वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है, डिफरेंट वॉइस हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हॉर्सनेस, एकदम डिफरेंट वॉइस हो जाता है। जो उसका नॉर्मल वॉइस होता है उस नॉर्मल वॉइस से उसका वॉइस बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। इसके अलावा क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कफ बन जाता है। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, नजल कंजेशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, सोर थ्रोट हो गया, कफ हो गया, हेडक हो सकते हैं और टायर्डनेस हो सकता है। और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चा, हेडक हो सकते हैं और टायर्डनेस। ये सारे सिम्टम्स हैं जो एक कॉमन कोल्ड के पेशेंट में देखने को मिलते हैं, और ये जनरली जो है 3 से 7 दिन तक रहते हैं, उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। तो ये था आपका कॉमन कोल्ड। मैंने अभी बताया कि कॉमन कोल्ड जो होता है ये आपके रेस्पिरेटरी पाथवे को अफेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये एक वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां है जिसको हम लोग राइनो वायरस बोलते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या क्या है वो चीज याद रखना कि नजल कंजेशन हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकते हैं, थ्रोट हो सकता है, जो उसका थ्रोट है वो सॉर्सनेस हो सकती है, उसमें हॉर्सनेस साउंड हो सकती है, कफिंग हो सकता है, हेडक हो सकती है, टार्डनेस हो सकती है। ये सब सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि इसे मिटा दे जल्दी से।
तो अब बात यह है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ट्रांसमिशन पहले आपको बता चुका हूं कि ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से, चूंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफर होता है। तो कैसे ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसफर होता है उसके इन्फेक्टेड पर्सन के कोई भी ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करने से, ये दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहां पे सिंपली हम लिख सकते हैं कि द इन्फेक्शन occur due to कफ और स्नीजेस, एक पर्सन के कफिंग करने से, खांसने से या छींकने से, उससे एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है। इन्फेक्शन अकर ड्यू टू कफ और स्नीजेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन के कफिंग और स्नीजेस से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात अपने को याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग अभी तक बैक्टीरियल डिजीज कंप्लीट कर चुके, वायरल डिजीज अब कंप्लीट कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज की तरफ बढ़ेंगे, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोटोजोअल डिजीज। तो मैं बता दूं कि प्रोटोजोअल डिजीज जो होता है ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और इसमें हम लोग को 2-3 डिजीज को करना है जो आपके एनसीईआरटी में चर्चा किया हुआ है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मलेरिया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ सके। चलिए, तो आई होप आप लोग वायरल डिजीज को समझ रहे हैं। इसी तरह करके हम एक एक करके सारे डिजीज को क्लियर कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि मेरे साथ नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि एक बायोलॉजी करने के लिए स्टूडेंट के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट्स होना चाहिए। नोट्स जितना अच्छा होगा उतना अच्छी रिवीजन, और रिवीजन जितना अच्छा होगी मार्क्स उतने ही ज्यादा होंगे। चलिए, तो हमारा तीसरा जो डिजीज है वो है प्रोटोजोअन डिजीज। जो हमारा अगला डिजीज है वो है प्रोटोजोअन डिजीज। तो प्रोटोजोअन डिजीज बता दें कि ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पढ़ना है, जानना है, वो है हमारा मलेरिया। तो मलेरिया के बारे में आप सभी जानते हैं कि मलेरिया जो होता है एक मच्छर काटने की वजह से होता है, जिसे हम लोग फीमेल एनोफ्लीज मच्छर बोलते हैं। अब बात यह है कि ये फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के पास ऐसा क्या होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है, मलेरिया कॉज होता है। तो मैं बता दूं कि फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के पास में एक आपका होता है व्यक्ति जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम जो है आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है मच्छर काटने की वजह से, और ये स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में एंटर करता है। एक इन्फेक्टेड स्टेज होता है जिसे बोलते हैं स्पोरोजोइट फॉर्म। जैसे ये आपके बॉडी में एंटर करता है, ये आपके लीवर सेल के अंदर जाता है, और लीवर सेल के अंदर जाके अपनी संख्या को ये रेप्लिकेट करता है, यानी बढ़ाता है, और फिर वहां से ये जो है हमारे आरबीसी, इन रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्टेड करता है, जिसके इफेक्ट होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से एक आपके जो है टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं जिसे बोलते हैं हीमोजोइन, और ये हीमोजोइन की वजह से आपको सीवियर फीवर होता है और बहुत ही ज्यादा ठंड महसूस होती है। तो ये जो इसका सिम्टम्स होता है मलेरिया का। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि प्रोटोजोअन डिजीज मलेरिया क्या होता है और ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग रहेगा प्रोटोजोअन डिजीज में मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये एक प्रोटोजोआ के द्वारा कॉज होता है जिसका नाम है प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम। यहां पर लिख सकते हैं कि कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये इसके द्वारा ये कॉज करा जाता है मलेरिया, प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम। अब इसमें प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम में भी 3 कैटेगरी है, 3 तरह का प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम देखने को मिलते हैं। इसका नाम याद रखेंगे बच्चा। सबसे पहले जो है इसका नाम है पी वाइवेक्स, और दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग पी मलेरियाई, यानी प्लाज्मोडियम मलेरियाई,
और तीसरा जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ये 3 तरह का आपका प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम है फैल्सिफेरम। ये 3 तरह का है, जिसमें सबसे जो डेंजरस जो होता है वो है पी फैल्सिफेरम। ये ज्यादा आपका डेंजरस होता है क्योंकि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन बहुत आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं, यानी ये मैलिग्नेंट है। तो ये याद रखेंगे कि तीनों में सबसे डेंजर प्लाज्मोडियम होता है वो होता है पी फैल्सिफेरम। पी फैल्सिफेरम याद रखिएगा। यहां पे लिख भी देते हैं कि पी फैल्सिफेरम, यहाँ पे पी होगा, एफ नहीं होगा, पी फैल्सिफेरम, इसको सुधार लीजिएगा। पी फैल्सिफेरम कॉजेज मोस्ट सीवियर काइंड ऑफ मलेरिया। जो सबसे सीवियर होता है तीनों में, ये होता है हमारा पी फैल्सिफेरम वाला, ये वाला पी फैल्सिफेरम याद रखिए, ये सबसे सीवियर होता है क्योंकि ये जो होता है ये मैलिग्नेंट होता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि ये जो होता है ये होता है मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया समझते हैं ना, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाए, तो ये सबसे ज्यादा डेंजर होता है, ये बात याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो आपके मच्छर होते हैं फीमेल एनोफ्लीज मच्छर, इस फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, इस सैलिवरी ग्लैंड में अगर मान लीजिए कोई एक मच्छर आपको काटता है, ये फीमेल एनोफ्लीज मच्छर है, तो ये कोई भी मच्छर आपको काटती है तो वो जो है अगर इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, फिर वो वहां से अगर किसी हेल्दी पर्सन काटती है तो वहां से हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। अब इसको ट्रांसफर होने के लिए दो आपके होस्ट बॉडी की जरूरत है प्लाज्मोडियम के ट्रांसफर होने के लिए। एक पहला जो आपके हो गए ह्यूमन बॉडी, और दूसरा जो हो गया आपका मस्क्यूटो। ये दो ऐसे आपके वेक्टर होते हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जो पहले से ही मलेरिया है, अगर उसको वो काटता है तो उसके अंदर भी उसके जो प्लाज्मोडियम है उसके बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी मच्छर के बॉडी में, फिर वो उसके सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। अगर वो किसी इन्फेक्टेड ये जो हेल्दी पर्सन को काटते हैं तो उसके बॉडी में भी वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये बातों का ध्यान रखना है इसमें कि मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम के द्वारा कॉज होते हैं। 3 तरह के हुए, पी वाइवेक्स, पी मलेरियाई और पी फैल्सिफेरम। जिसमें पी फैल्सिफेरम जो होता है ये मोर डेंजरस होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसे मिटाऊंगा अभी। अब देखिए होता क्या है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो फीमेल एनोफ्लीज मच्छर है ये एक वेक्टर है। ये यहां पर लिख सकते हैं कि फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो ये एक वेक्टर के तौर पर काम करता है। इज द वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम का वेक्टर है विच ट्रांसफर द स्पोरोजोइट। और ये जो स्पोरोजोइट है एक्चुअली में ये इन्फेक्शियस फॉर्म है और यही इन्फेक्शन कॉज कराता है, ये याद रखेंगे, पहले आपको बता चुके हैं। ये एक्चुअली में इन्फेक्शियस फॉर्म है, जो स्पोरोजोइट है यही ट्रांसफर करता है प्लाज्मोडियम। फीमेल एनोफ्लीज मच्छर के पास में फीमेल एनोफ्लीज एक मच्छर होता है जिसके वेक्टर होता है जिसके पास में एक प्लाज्मोडियम पाया जाता है, और ये प्लाज्मोडियम को स्पोरोजोइट के फॉर्म में, स्पोरोजोइट क्या है तो ये एक इन्फेक्शियस फॉर्म है, वो दूसरे बॉडी के अंदर में ट्रांसफर करता है इन द ह्यूमन बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी।
जैसे ये ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट जाता है, तो ये स्पोरोजोइट जाके आपके लीवर के अंदर में अपने लाइफ साइकिल को मतलब अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो ये बातों को याद रखना है कि फीमेल एनोफ्लीज मच्छर जो होता है, मस्क्यूटो जो होती है, यही काटती है और ये एक वेक्टर के तौर पर काम करती है जिसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है और ये प्लाज्मोडियम को किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है, तो स्पोरोजोइट के फॉर्म में। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि प्लाज्मोडियम को फीमेल एनोफ्लीज मच्छर किस फॉर्म में ट्रांसफर करता है, तो प्लाज्मोडियम के फॉर्म में। और बात ये है कि इसमें दो आपके जो है होस्ट बॉडी की जरूरत होती है, एक पहला जो आपके मस्क्यूटो हो गया, दूसरा एक ह्यूमन बॉडी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसे मिटा रहा हूं अभी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें रहेगा कि मलेरिया के पैरासाइट को, द मलेरियल पैरासाइट requires two hosts to complete their लाइफ साइकिल। एक मलेरिया के पैरासाइट को अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए कम से कम दो होस्ट बॉडी की जरूरत होती है। और ये दो होस्ट बॉडी कौन कौन हुए? दैट इज, सबसे पहला आपके हो गया मस्क्यूटो और दूसरा जो हो गया आपका ह्यूमन बॉडी, दैट इज ह्यूमन एंड मस्क्यूटो। तो ये दो के द्वारा जो है आसानी से अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है मलेरिया का पैरासाइट, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मलेरिया फैलाता है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में मलेरिया होता कैसे है। मैं इसे मिटा रहा हूं अभी। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, इसमें होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग स्टेज देखेंगे कि मलेरिया एक्चुअली फैलता कैसे है। तो सबसे पहले जो है आपका, पहले बता चुके हैं कि फीमेल एनोफ्लीज जो मच्छर होती है, ये मच्छर जब काटती है तो इसके सैलिवरी ग्लैंड में जो प्लाज्मोडियम होता है वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर होता है, और ये ब्लड के माध्यम से आपके लीवर सेल के पास में जाते हैं, और लीवर सेल के पास में जाके अपनी संख्या को ये बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके रेड ब्लड सेल्स आरबीसी होते हैं उसको अफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से वहां से एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसे बोलते हैं हीमोजोइन। इस हीमोजोइन की वजह से आपके बॉडी में चिल्ड महसूस होते हैं और फीवर भी रहती है। अगर ये फीवर सीवियर हो जाए तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। इससे डिहाइड्रेशन और कमजोरी समस्या देखने को मिलती है। तो अब होता क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि प्लाज्मोडियम enters through the human through the mosquito। ऐसा लिख सकते हैं कि प्लाज्मोडियम enters through the mosquito और इसके बाद लिख सकते हैं कि by female anopheles। ये फीमेल एनोफ्लीज मस्क्यूटो के थ्रू जो प्लाज्मोडियम होता है जो अफेक्ट करता है, ये इंटर करता है। और ये प्लाज्मोडियम जो किस फॉर्म में अफेक्ट करता है, इंटर करता है स्पोरोजोइट के फॉर्म में। लिख सकते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मोडियम enters the body in the sporozoite form, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये इसको स्पोरोजोइट के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है, सबसे पहले ये अपने मल्टीप्लाई करता है संख्या को लीवर में। तो यहां लिख सकते हैं कि पैरासाइट इनिशियली multiply
विथ इन लीवर सेल। जो लीवर के सेल होते हैं उसके अंदर ये मल्टीप्लाई करते हैं और अटैक करते हैं किसको? तो ये आपके आरबीसी रेड ब्लड सेल्स को अटैक करते हैं एंड देन अटैक्स द आरबीसीज, यानी रेड ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करेंगे। रेड ब्लड सेल्स इसमें बहुत सारे डिस्ट्रॉय होते हैं, तो इससे जो है आपके एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसे बोलते हैं हीमोजोइन। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने क्या बताया अभी प्रोटोजोन डिजीज में कि जो आपके प्लाज्मोडियम होते हैं, ये प्लाज्मोडियम एक मस्क्यूटो को काटने की वजह से आपके बॉडी में इंटर करते हैं, जिसका नाम फीमेल एनोफ्लीज। इसके ही सैलिवरी ग्लैंड में स्टोर रहते हैं और ये प्लाज्मोडियम जो होता है ये स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में आपके बॉडी में इंटर करता है। दूसरी चीज क्या बताया कि जैसे ही ये पैरासाइट आपके बॉडी में, प्लाज्मोडियम जैसे ही आपके बॉडी में इंटर करता है ये मल्टीप्लाई करते हैं आपके लीवर सेल के अंदर में और उसके बाद ये आपके रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी को अटैक करते हैं। इतने बातों को याद रखने स्टेप बाय स्टेप। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें कि जैसे ही आपके आरबीसी रैप्चर होता है इससे हीमोजोइन सेक्रेट होते हैं, एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसे बोलते हैं हम लोग हीमोजोइन। जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको बस याद रखना है कि पहले क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है, किसके काटने की वजह से हो रहा है, किस फॉर्म में आपके बॉडी में इंटर कर रहा है। इन सब बातों को अगर ध्यान रखते हैं तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हीमोजोइन सेक्रेट होता है। अब ये हीमोजोइन क्या होता है? तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि आपके आरबीसी के रप्चर होने की वजह से निकलता है। हीमोजोइन रिलीजेस आफ्टर rupture of RBCs causes चिल्ड। ये क्या करता है? आपके बॉडी में चिल्ड कराता है एंड हाई फीवर, और बहुत ही ज्यादा फीवर देखने को मिलता है। किसके वजह से? तो हीमोजोइन के वजह से। हीमोजोइन क्या होता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि आरबीसी के रैप्चर होने की वजह से निकलते हैं और इसमें सिम्टम्स क्या हो जाएंगे? बहुत ज्यादा ठंड होगी, ठंड लगेगी और बहुत ही ज्यादा हाई फीवर होता है। और ये जो है करीब करीब फॉर 3 to 4 days, और रिकरिंग ऐसे लिख सकते हैं कि रिकरेंट हो सकता है, बार बार हो सकता है, रिकरिंग फॉर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन तक लगातार जो है हाई फीवर हो सकता है, रिकरेंट हो सकता है, बार बार हो सकता है। तो ये जो है आपका हुआ मलेरिया। अब बात ये है कि ये जो है मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कैसे होता है? तो बता दूं कि मलेरिया अगर किसी इन्फेक्टेड, अगर मलेरिया का जो आपके मच्छर हैं अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन काटते हैं तो वहां से वो दूसरे व्यक्ति को वो काटते हैं, सेम मच्छर अगर दूसरे व्यक्ति को काटते हैं तो उनके बॉडी में आसानी से ट्रांसफर हो सकते हैं। तो बात ये है कि इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं? तो इसके लिए हमारे पास में जो है मेडिसिन चलते हैं, एंटी मलेरियल ड्रग्स चलते हैं, जिसमें आपके क्यूनिन और क्लोरोक्यूनिन, दो ऐसे मेडिसिन है जो बहुत फेमस हुए थे आपके कोरोना वायरस के समय में, कोविड-19 के समय में इसका बहुत ज़्यादा यूज हुआ था। और इससे दूसरी चीज़ क्या है कि बचाव करना है। क्या बचाव करना है? कि अपने आसपास जो है बहुत ज़्यादा जो है पानी का जमाव नहीं करना है, मस्क्यूटो नेट का इस्तेमाल करना है और साफ सफाई की व्यवस्था रखनी है, जिसकी वजह से इस जो फीमेल एनोफ्लीज मच्छर है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ ना करे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं इसे मिटाऊंगा अभी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मलेरिया से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे मलेरिया कैन प्रिवेंटेड बाय, लिख सकते हैं आके कि मलेरिया, या ट्रीटमेंट कह सकते हैं, मलेरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय किलिंग
द मस्क्यूटो बाय spraying द DDT। अब DDT पाउडर का छिड़काव आप देखे होंगे, जहाँ भी बहुत ज़्यादा गंदगी है, जहाँ पानी का जमाव है, वहाँ पे DDT पाउडर का छिड़काव किया है ताकि वहाँ पे मच्छर का बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो। BHC पाउडर भी आ सकता है। एंड यूज ऑफ मस्क्यूटो नेट, क्योंकि कहा जाता है कि ना कि निदान ही उपचार है। बीमार होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उन सारे तरीकों का इस्तेमाल करें जिससे वो बीमारी ना हो। तो हम मस्क्यूटो नेट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा पानी या कूड़ा कचरा गंदगी है तो वहाँ पे DDT BHC पाउडर का छिड़काव करेंगे और मस्क्यूटो नेट का इस्तेमाल करेंगे। अब बात ये, अगर किसी पर्सन को अफेक्टेड हो जाए तब क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए हम लोग एंटी मलेरिया ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो है इससे बीमारियां नहीं होती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? यूज ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स, यूज ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि क्यूनिन और क्लोरोक्यूनिन। ये दो मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है और ये एंटी मलेरियल है। याद रखेंगे, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं MCQs में, क्यूनिन एंड क्लोरोक्यूनिन। ये दो मेडिसिन है जो कि एंटी मलेरियल है, मलेरिया होने पे पेशेंट को प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि मलेरिया क्या होता है, किसके द्वारा कॉज होते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इससे कैसे हम लोग परहेज कर सकते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हुआ। चलिए अब तो हम लोग दूसरा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। प्रोटोजोन डिजीज में एक दूसरा जो अगला टॉपिक है जो आपके NCERT में दिए, उसे बोलते हैं अमेबियोसिस। अमेबियोसिस एक ऐसे डिजीज है जो कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो पैरासाइट होता है उसके वजह से, इंडोपैरासिटी की वजह से होता है, और इसके वजह से आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, भोजन अच्छे से नहीं पचता है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है, और आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो है परफोरेशन हो सकता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाता हूँ अभी और नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा मलेरियल डिजीज में, सॉरी प्रोटोजोन डिजीज में, वो है अमेबियोसिस। अमेबियोसिस भी एक तरह का प्रोटोजोन डिजीज है और ये जो कॉज कराया जाता है ये एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, जो आपके इंडोपैरासाइट है आपके इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं, उसके द्वारा कॉज कराए जाते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें, दूसरा जो हमारा डिजीज है मलेरिया के अलावा प्रोटोजोन में, वो है अमेबियोसिस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अमेबियोसिस। तो एमेबियोसिस को हम लोग आम भाषा में, या एक कह सकते हैं इसका दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं अमेबिक डायसेंट्री, ऑल्सो नॉन एज, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल्सो नॉन एज, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन देखने को मिलते हैं, ऑल्सो नॉन एज अमेबिक डायसेंट्री। इसे हम लोग अमेबिक डायसेंट्री के नाम से भी जानते हैं। तो बात यह है कि ये अमीबा जो होता है ये किसके द्वारा कॉज करा जाता है? तो लिख सकते हैं कि इट इज कॉज्ड बाय इंडोपैरासाइट, वैसे पैरासाइट जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं। यहां पर लिख सकते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, कॉज्ड बाय, किसके द्वारा क्रॉस कराया जाता है, किसके द्वारा होता है? तो लिख सकते हैं इट इज कॉज्ड बाय it is caused by an intestinal इंडोपैरासाइट। ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर पैरासाइट्स पाए जाते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो आपके बॉडी के न्यूट्रिशन के इस्तेमाल करके आपके बॉडी के अंदर रहते हैं, उसे हम लोग पैरासाइट बोलते हैं।
तो इंटेस्टाइन के अंदर जो पैरासाइट पाए जाते हैं इसका नाम है एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखेंगे, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका ये पैरासाइट है जिसके द्वारा होता है, जिसका नाम है एंटोमीबा, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। वो लार्ज इंटेस्टाइन पाया जाता है और इसके द्वारा ये कॉज करा जाता है जिसका नाम है अमीबियोसिस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब बात ये है कि अमीबियोसिस होता कैसे है। तो आपको बता दूं कि जो अमीबियोसिस होता है ये इसके पीछे एक कैरियर होता है और ये कैरियर कोई और नहीं होता बल्कि हमारे घरों में होने वाली हाउस फ्लाई, जो मक्खी होती है, जो कि कूड़े कचरे बैठती है, गंदगी में बैठती है, फिकल मटेरियल बैठती है और फिर वहाँ से जो हमारे भोजन होते हैं उस पर बैठती है। तो वहाँ से ये जो है इन्फेक्टेड जो हिस्टोलिटिका जो आपका एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है उसको वहाँ से आपके भोजन पे ट्रांसफ़र करती है और जिसके वजह से हमारा भोजन कंटामिनेटेड होता है और ये इन्फेक्टेड भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमें जो है अमीबियोसिस हो जाती है। तो इसके पीछे का कैरियर जो है वो कौन है, तो कैरियर है हाउस फ्लाई। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा होता है, तो ये हाउस फ्लाई के द्वारा कॉज करा जाता है। और इसके पीछे का पैरासाइट कौन है, तो एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाउस फ्लाई जो हमारे घरों में मक्खियाँ होती है ये इसके पीछे के सबसे बड़ी कैरियर होती है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम जानेंगे इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं। अगर किसी भी तरह कोई डाउट्स है, कोई क्यूरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपने क्यूरी को डाल सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा इस पर छोटा सा एक वीडियो बनाने के लिए, चाहे आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर गए हैं तो आप जाके पुराने सारे वीडियो को देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक पूरे सीक्वेंस बनी हुई है डिजीज़ पे, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ फिलहाल। तो अभी मैंने सीखा कि अमीबियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कि पैरासाइट की वजह से होती है, इंडो पैरासाइट की वजह से होती है और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। इसका नाम है हिस्टोलाइटिका, सॉरी एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका। और ये जो होते हैं एक मक्खी के द्वारा फैलती है, इन्फेक्टेड फूड से या इन्फेक्टेड मटेरियल से जो है ट्रांसफ़र होती है हमारे अच्छे भोजन पे और वो जो है बीमारी कॉज कराती है। तो देख सकते हैं कि ट्रांसमिशन कैसे होता है कि इट ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन के जो फीकल मटेरियल होता है अगर आउटसाइड ऐसे खुले में पड़ा हुआ है तो ये हाउस फ्लाई के थ्रू आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकता है। फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड वाटर इट इज। क्या इससे ट्रांसफर होता है, तो ये पैरासाइट जो होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन की जो भी एक्सट्रैक्टा होते हैं, फीसेस होते हैं, फिकल मटेरियल होते हैं, वहाँ से ये इन्फेक्टेड ये भोजन को और वाटर को जो है इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये स्वस्थ व्यक्ति में भी फैल जाता है। अब बात ये है कि इसका सिम्टम्स क्या है, इसकी क्या पहचान है। तो सबसे बड़ा जो इसका सिम्टम्स है अमीबियोसिस का वो है डिहाइड्रेशन को होना, भोजन का ना पचना, एब्डोमिनल पेन होना, कंस्टिपेशन की समस्या देखने को मिलती है। तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि मैं इसके सिम्टम्स आपको बता सकूं, दिखा दूं। तो जो आपका अमीबियोसिस है इसका सबसे मेन सिम्टम्स क्या है, तो सिम्टम्स नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा रहेगा सिम्टम्स क्या है। तो इसका सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके एब्डोमिनल पेन देखने को मिलते हैं। आपके एब्डोमेन रीजन में बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस होगा, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है
वो है कॉन्स्टिपेशन की समस्या आ सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, जो आपके स्टमक वाला रीजन एब्डोमेन जो है इसमें क्रैम्प्स, ऐठन जैसा महसूस होती है। और अगला जो इसमें सिम्टम्स आता है कि आपका जो फिकस मटेरियल होता है, फीकल मटेरियल होता है, उसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ म्यूकस हो सकता है, कि फीसेस विथ एक्सेस म्यूकस, उसमें म्यूकस बहुत ज्यादा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ब्लड क्लॉट देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो हैं ये सिम्टम्स हैं अमीबियोसिस का। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो अगर किसी को भी कोई समस्या है इस टॉपिक से रिलेटेड तो जरूर अपने क्यूरी को कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं इस पे छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उनके डाउट्स क्लियर करूंगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा वायरल डिजीज, जिसमें हम लोग कॉमन कोल्ड पढ़े, और दूसरा जो हमने पढ़े इसमें आपके प्रोटोजोअन डिजीज, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा मलेरिया के बारे में, और उसके बाद जो हम लोग पढ़े अभी थोड़ा देर पहले अमीबियोसिस, जिसके हम लोग साइन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट और उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है ये अभी हम लोग देख चुके हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंगल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे और आगे फर्दर हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाएं और सारे वीडियोस को देखें, सारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे चैनल को फैलाएं, ताकि जो लोग भी जिनको आवश्यकता है उनको इससे पूरी हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।